नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो कहानी कुर्सी की और मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। और कहानी कुर्सी की में आज बात करने के लिए बहुत सारी बातें हमारे पास हैं और ये आज के मुद्दे दिए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। जी हाँ, आज बड़ा दिन है, रविवार है, छुट्टी का दिन है। आप लोग सब अपने घर में आराम से इत्मीनान से बैठकर कहानी कुर्सी की प्रोग्राम देख रहे हैं। लेकिन आज की सबसे बड़ी हेडलाइन बनाई दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जिन्होंने सुबह सुबह अपनी पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया, जिसको बीजेपी संकल्प पत्र कह रही है। और उसके ऊपर बड़े बड़े बोल्ड लेटर्स में लिखा है मोदी की गारंटी। अब आज आपके लिए ये प्रोग्राम देखना बहुत जरूरी है और क्यों मैं ये आपको बता रहा हूं। शायद आप अलग अलग पार्टियों के घोषणा पत्र ना पढ़ पाए होंगे, मैंने पढ़े। कांग्रेस का घोषणा पत्र भी पढ़ा है, बीजेपी का घोषणा पत्र मैं बिल्कुल देख करके आ रहा हूं, 76 पन्नों का घोषणा पत्र है। लेफ्ट के घोषणा पत्र की हम लोग आज बात करेंगे और पार्टियों ने जो वादे किए हैं वो भी हम आपको बताएंगे और आपको फाइन प्रिंट पत्र की आप बात करेंगे। नहीं, मतलब चर्चा तो पता तो होना चाहिए ना दर्शक को। लेकिन लेफ्ट के घोषणा पत्र की बात करेंगे तो कह रहे हैं कि न्यूक्लियर पावर खत्म, सब पता होना चाहिए। अच्छा, बताएंगे, दर्शक को पता होना चाहिए। तो हम आपको आज बारीक बातें बताएंगे, फाइन प्रिंट में बताएंगे। केवल हेडलाइन बोल्ड लेटर में जो लिखा है वो नहीं, उसके अंदर जाकर के फाइन प्रिंट में जो है घोषणा पत्र में है वो हम आपको बताएंगे, क्योंकि वोट पड़ने में केवल 4 दिन बाकी रह गए। तो आपको आपका मन बनाने में आसानी हो, आज हमारा कार्यक्रम इसीलिए है। पता चले भाई ये पार्टी सत्ता में आई तो ये करेगी, ये जीते तो ये करेंगी, मोदी प्रधानमंत्री बने तो क्या करेंगे। अब जो पहली बड़ी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीजेपी के इस घोषणा पत्र में दिखाई देती है वो ये कि ये कोई फरमाइशी प्रोग्राम नहीं है। फरमाइशी प्रोग्राम मैं क्यों कह रहा हूं, मतलब किसी ने कहा हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें ऐसा लग रहा है कि बड़ा होमवर्क करके, सोच समझ के, प्रैक्टिकल बातें, बड़ी बातें भी हैं, लेकिन जो इंप्लीमेंटेबल हैं वो चीज कही गई है। दूसरी, एक एम्बिशियस घोषणा पत्र लगता है। मतलब देश में गरीब आदमी का जीवन स्तर बेहतर करने के लिए जो पिछले 10 साल से काम हो रहे हैं उसको तेजी दी जाएगी, घर बनाए जाएंगे, नल से जल दिया जाएगा, आपके घर पर सोलर पैनल लगाया जाएगा, वो तमाम योजनाएं वो आगे बढ़ेंगी। देश किस रफ्तार से आगे बढ़ेगा, तो बुलेट ट्रेन अभी तक 1 बन रही है, देश में 3 बुलेट ट्रेन और बनेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब अगली बार जब हम सत्ता में आते हैं तो आपको रेलवे के टिकट के लिए वेटिंग नहीं करनी पड़ेगी, मतलब वेटिंग वाला सिस्टम खत्म हो जाएगा, आपको गारंटी जो है रिजर्वेशन मिलेगा ट्रेन के अंदर। इस घोषणा पत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छाप साफ दिखाई दे रही है, बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि उन्होंने कहा है कि जो इस घोषणा पत्र में लिखा है ये मोदी की गारंटी है और मैं आऊंगा और ये सारी गारंटी मैं पूरी करूंगा। तो आप ये भी जानना चाहते होंगे पीछे जो इतने वादे किए थे वो पूरे हुए कि नहीं हुए, उसकी भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन जो मैंने आपसे कहा फरमाइशी प्रोग्राम क्यों नहीं है, वो आप इसको कांग्रेस के घोषणा पत्र से मिला करके देखिए। कांग्रेस के घोषणा पत्र में बहुत बड़े बड़े वादे हैं और मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि उनका कोई इंटेंशन नहीं होगा इनको पूरा करने का, लेकिन वादे कैसे कैसे हैं आप ये देखिए कि हम देश की हर गरीब महिला के, एक परिवार की गरीब महिला के खाते में 1 लाख रुपया डालेंगे। कहां से आएगा इसकी कोई योजना नहीं है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात उस आदमी ने कही है जिसने इस घोषणा पत्र को तैयार करवाया कांग्रेस पार्टी के साथ। वो जगह जगह इंटरव्यू देकर, हमारे पास भी वो इंटरव्यू मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में, वो कह रहा है कि इसके पीछे कोई बहुत सोच नहीं लगाई गई है, कोई बहुत होमवर्क नहीं किया गया कांग्रेस के घोषणा पत्र के पीछे। आप कहां से देंगे भैया इतना सारा रुपया, कहां से लाएंगे आप हर गरीब महिला के परिवार बैंक खाते में 1 लाख रुपया देना। एमएसपी की गारंटी, सारी फसलों पर एमएसपी की गारंटी, इतने महीने हमारे यहां इस पर बहस चली है, इतना लाख करोड़ का खर्चा आएगा, कैसे चलेगा। खैर उन्होंने उसके लिए वादा कर दिया 30 लाख नौकरी कांग्रेस पार्टी देगी। कहां से ये नौकरियों का सृजन होगा, कैसे देंगे आप ये नौकरियां, ये सवाल है। कांग्रेस पार्टी को ये बताना चाहिए कि हम इसको ऐसे पूरा करेंगे, उन्होंने ये वादा कर दिया। मोदी के घोषणा पत्र में इस गारंटी कार्ड के अंदर बड़ी बड़ी बातें हैं। यूसीसी लागू करेंगे, 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा। ये वो बातें हैं जो एक पूरे देश को दिशा देती हैं, या आप कह सकती हैं भारत जैसे बड़े देश को एक अलग टर्न देने वाले ये वादे हैं। भाई 370 भी हटा ही, राम मंदिर बना ही, कोर इशू जो थे भाजपा के, अब इन्होंने तीसरा उसमें कह दिया कि हम यूसीसी पूरे देश में लागू करेंगे, वैसे उत्तराखंड में लागू हो चुका है। एक चीज जिसकी बहुत ज्यादा मांग हो रही थी, और ये बात जो है आप प्रधानमंत्री ने नमो ऐप पर बहुत सारे सजेशंस मांगे थे, तो उसमें जो सबसे ज्यादा एक देशवासियों ने जो मांग की थी कि आप इस पर काम कीजिए, वो था जनसंख्या नियंत्रण। उसको लेकर इस घोषणा पत्र में फिलहाल कुछ नहीं, जबकि उसकी बहुत ज्यादा मांग थी। तो ये एक भूमिका आपके सामने घोषणा पत्रों की कांग्रेस और खासकर बीजेपी की तुलना करते हुए मेहमानों के बीच चलेंगे। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, राहुल महाजन जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी, समीर चौगांवकर साहब हमारे मेहमान है रोज की तरीके से। हर्षवर्धन जी, काफी कुछ मैंने बताया, आपके लिए सबसे बड़ी हेडलाइन क्या है मैनिफेस्टो की?
मेरे लिए सबसे बड़ी हेडलाइन वही है जो आपने बड़ा अच्छा शब्द आज निकाला कि फरमाइशी प्रोग्राम नहीं है। और आज सुबह मैंने जो पहली बात कही थी इस संकल्प पत्र के आने से पहले कि अगर इसमें लोक लुभावन वायदे आ गए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकसित भारत वाला जो एजेंडा है वो थोड़ा सा कमजोर पड़ेगा, जिसको कहते हैं ना शेकी ग्राउंड पे चला जाएगा। लेकिन सबसे अच्छी मुझे बात ये लगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। जिस समय में कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुसलमानों के रहन सहन, खान पान, पर्सनल लॉज बचाने की बात हो रही हो, उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि इस देश में सबके लिए एक बराबर कानून हो, उस पर हम काम करेंगे। वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात करते हैं और अपने ट्रैक रिकॉर्ड के साथ बात करते हैं। जिस समय में राहुल गांधी खटाखट 8,500 रुपए महीने देने की बात कर रहे हो, उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो गारंटी है, जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र है, उसमें एक भी ऐसी योजना नहीं है जिसमें सीधे किसी के खाते में नई कोई योजना हो कि अच्छा चलो तो उन्होंने कहा था 8,500, हम तुम्हारे खाते में इतना और डालेंगे। जितनी भी योजनाएं सरकार की हैं उसके एक्सटेंशन की बात की गई है, यानी हम जो काम जमीन पर कर रहे हैं उसको हम और बेहतर तरीके से कैसे आगे उतारेंगे। यह अलग बात है कि वो कॉन्स्टिट्यूएंसी इतनी बड़ी हो जाती है जिसको लाभार्थी कॉन्स्टिट्यूएंसी के तौर पर कहा जाता है, और जब हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं तो हमें उस तरह से व्यवहार करना आना चाहिए। अभी आपने कहा कि कितने तरह की ट्रेनें हो जाएंगी, क्या कुछ हो जाएगा। आप सोचिए कि 2014 में इस देश में एक भी वंदे भारत नहीं थी। वैसी ट्रेन में यात्रा करने के लिए हमको लाखों रुपया खर्च करके यूरोप के किसी देश का टिकट लेना पड़ता, या नजदीक में कहें तो चाइना लेना पड़ता। लेकिन चाइना कौन जाना चाहेगा, थोड़ी डिक्टेटर टाइप की कंट्री है भारत से, हालांकि संबंध वो भी चाहते हैं ठीक हो जाए, लेकिन वहां जाके आपको उसका अनुभव मिलता। वो वंदे भारत ट्रेन 0 से 104 हो चुकी है, एक भी नहीं चलती थी, 104 ट्रेनें चलती हैं। आजाद भारत में जितनी पटरियां बिछी उतनी सिर्फ पिछले 10 सालों में बिछ गई। अब आप सिर्फ ये कल्पना के तौर पर ये दोनों दृश्य देखिए, और कोई भी आंकड़ा बढ़ा चढ़ा कर नहीं पेश किया गया। मैं एक आंकड़ा देख रहा था और वो सुनना चाहिए। जैसे अभी एक दिन खबर आई अखबार में कि जो नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्शन है वो पर डे 34 किलोमीटर हो गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में 28 किलोमीटर बताया गया, क्योंकि ये एवरेज है। वो जो खबर थी वो एक दिन अचानक बढ़ गया था। यानी सरकार अपने आंकड़ों के साथ है, विकसित भारत की बात कर रही तो उस तरह से व्यवहार कर रही है, लोक लुभावन वादे नहीं कर रही, और हर वर्ग को जहां सबसे जरूरत है वहां सरकार हैंड होल्डिंग के लिए खड़ी है, जो लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना हो। अब मैं एक आपको जो भी हर्षवर्धन जी ने बात कही कि भाई इसके अंदर जो है कोई बहुत लोक लुभावन वादे नहीं है, इससे एक चीज और पता चलती है। मैं रागी जी के पास जा रहा हूं कि ये नरेंद्र मोदी बड़े कॉन्फिडेंट हैं इस चुनाव को लेकर के। आप मैं तुलना करता हूं, आप मध्य प्रदेश का इलेक्शन याद कीजिए, एमपी के इलेक्शन में सारे वादे कर डाले गए थे, क्योंकि शायद लग रहा था कि भाई इतनी लंबी सरकार चल चुकी है, जनता को कुछ नया देना पड़ेगा, तो लाडली लक्ष्मी योजना सब चला गया था। इस बार ऐसा कुछ नहीं है। ही सीम्स वेरी कॉन्फिडेंट कि मैं वही वादा करूंगा जो देश के लिए मुझे ठीक लगता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं, हर किसी को लुभाने के लिए कुछ नहीं। देखिए, नरेंद्र मोदी का ये जो और भारतीय जनता पार्टी का ये जो संकल्प पत्र है उसमें भारत की एक बहुत बड़ी तस्वीर खींची गई है, और बहुत बड़ी तस्वीर का मतलब है कि जो एक तो क्या अचीवमेंट हुआ है, चाहे वो कानून व्यवस्था का मामला हो। आप देख रहे हैं, बता रहे हैं कि 52% जो है वो नक्सलिज्म में कम गया है, 71% जो है वो आप नॉर्थ ईस्ट में जो टेररिज्म और वायलेंस एक्टिविटीज़ थी वो कम गया है। रेल की पटरियाँ की सौभाग्य योजना जो है वो 2.8 करोड़ जो है वो बिजली पहुँचा के 100% रेल, ये सब अपनी जगह है। एक पक्ष ये है जिसमें भारत की जनता को आश्वस्त किया गया है कि देखो मैंने ये परफॉर्मेंस किया है। दूसरी बात, एक डराने की कोशिश की गई थी कि से भाई ये जो अन्न है ये इसी इलेक्शन तक मिलेगा, राशन सही राशन जो है इसी चुनाव तक है, चुनाव के बाद खत्म कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने देश की जनता को आश्वस्त किया है। उससे अतिरिक्त एक बात और की गई है कि ये जो चीजें हैं और जो भी चीजें जो इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह वाली बातें जो थी कि जो पहले गरीब तबकों को मिल रहा था वो मिडिल क्लास वगैरह इन सबों तक वो उसको एक्सपैंड करने की बात की गई है। एक बात यही ऐड कर दूं, दिमाग से निकल जाएगा।
इंश्योरेंस की बात रागी जी ने, मैं तुलना करने की बात कर रहा था ना आपसे कि मतलब फरमाइशी प्रोग्राम टाइप नहीं है। हमारे यहाँ आयुष्मान योजना चलती है भारत सरकार की, उसका कवरेज बढ़ा दिया जाएगा 70 साल के ऊपर हर व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी क्लास का है, अपर मिडिल क्लास तक के व्यक्ति को भी 5 लाख का यूनिवर्सल कवरेज हेल्थ इंश्योरेंस का मिलेगा। कांग्रेस ने क्या वादा किया है? 25 लाख। अब ये जो ओवर द टॉप वादे हैं उसकी तुलना इससे की जा रही है। क्यों नहीं, क्यों प्रधानमंत्री, क्यों बीजेपी के मन में लालच नहीं आया, अरे वो 25 लाख कह रहा है मैं भी कर देता हूं? देखिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि कांग्रेस की गारंटी पर किसी भी भारत के नागरिक को आज के दिन में कम से कम विश्वास नहीं रह गया। उनको पता है कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं आ रही है। कांग्रेस ने इतने जो वादे भी किए हैं वो इसी कारण से किए हैं क्योंकि उनको पता है कि वो सत्ता में नहीं आ रहे हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं बनती है। नरेंद्र मोदी अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो सत्ता में तिबारा लौट करके आ रहे हैं, इसलिए उनकी अकाउंटेबिलिटी बनती है। और यदि पूरे इस मैनिफेस्टो को आप ध्यान में रखिएगा तो 4 बातों की तरफ मैं आपका ध्यान रेखांकित करूंगा। एक तो जो बेसिक आवश्यकता है, घर की आवश्यकता है, आपको जल की आवश्यकता है, आपको बिजली की आवश्यकता है, आपको अन्न की आवश्यकता है, गैस, ये चारों आवश्यकताओं को सुनिश्चित करने की ये गारंटी इसमें है। इसीलिए सारे घर से आपको नल से जल की योजना आप देख रहे हैं, 3 करोड़ और घर बनाने की आप बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्री स्थिति में है। और फ्री स्थिति का मतलब ये है ना कि हम आपको पैसे दे करके हम उसमें सब्सिडी बिल माफ नहीं कर रहे। भारत सरकार ने कहा है कि हमने 11 लाख करोड़ सब्सिडी दिया है, तमाम विपत्तियों के बावजूद जितना दिया है ये आश्वस्त किया है। लेकिन हम कैसे देंगे? हम सोलर से आप सरप्लस एनर्जी जनरेट करेंगे और उस जनरेट को आप दूसरों को बेच करके आप पैसा भी कमाएंगे। एक पक्ष तो यह है। दूसरी बड़ी बात, देखिए, दुनिया की जितनी इकोनॉमी हुई है बेरोजगारी दूर करने के बारे में हम बार बार ये कहते हैं और ये हमारे सामने है कि जब तक आप मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बनते हैं, जापान जो है वो ट्रेडिंग इकोनॉमी से मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी की तरफ आए, तब इसका विकास हुआ। काफी लंबा बोला इससे प्रधानमंत्री ने। चाइना जो है वो आज मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी के तौर पे। अब नरेंद्र मोदी ने ये जो स्टार्टअप की योजना बात की, वो टियर 2 अभी तक था कि महानगरों के आसपास वर्क इन प्रोग्रेस है ये, मतलब इसमें कोशिश बहुत समय से हो रही है। देखिए, आपको एक चीज ध्यान रखिएगा, जब से सेमीकंडक्टर के बारे में क्राइसिस हुआ, कोविड के समय के काल के आप ध्यान रखिए, ताइवान से सप्लाई चेन खराब हुआ, उसके बाद से भारत सरकार ने यह तय किया कि हम ये सारी चीजों में, और नरेंद्र मोदी के पूरे इस संकल्प का, माने भारतीय जनता पार्टी के इस संकल्प पत्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, हम भारत को दुनिया का एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे। जिन क्षेत्रों में आज तक किसी ने सोच नहीं रखा था, वो सारी चीजों पर हम। राहुल जी, सर समीर जी, राहुल जी, आपके लिए क्या है इस? देखिए, मैं इस मैनिफेस्टो को देखता हूं और फिर मैं कांग्रेस और बाकी मैनिफेस्टोस को भी देखता हूं, तो मुझे ये लगता है कि पॉजिटिव मैनिफेस्टो जिसे बोलते हैं ना, वो उसकी झलक इसमें दिखाई देती है। देखिए, आप कांग्रेस के मैनिफेस्टो को देखेंगे तो उसमें कहा जाता है हम जीएसटी 2.0 लाएंगे, ये जीएसटी बंद कर देंगे, हम जो है अग्निवीर स्कीम बंद कर देंगे, वो कहते हैं हम पीएमएलए हटा देंगे। तो नेगेटिविटी जो है वो इस मैनिफेस्टो में नहीं है। वो ये नहीं कहते कि हम ये हटा देंगे, वो ये तो कह रहे हैं देश बर्बाद कर दिया मोदी ने, हम आएंगे तो ठीक करेंगे, तभी तो उन्होंने न्याय शब्द दिया है। देखिए, मैं ये बता रहा हूँ कि जो ये मैनिफेस्टो है ये पॉजिटिविटी की तरफ जाता है। एक तो ये झलक है। देखिए, भारत को हमेशा ये बोला जाता रहा कि ये जो है ये अभी जो है प्रोग्रेसिव है, अभी ये बन रहा है, डेवलपिंग नेशन है। तो ये जो मैनिफेस्टो है ये एक आपको दिखाई देगा कि कैसे डेवलपिंग नेशन से डेवलप नेशन की तरफ जाने का क्या रास्ता है, ये दिखाई देगा। लेकिन रास्ता लंबा है। वो ठीक है, किसी भी डेवलपिंग नेशन को डेवलप नेशन बनने में बहुत समय लगता है। भारत तो बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है। आप चाहे ट्रेन की बात कर लें, अभी आपने सारा कुछ कहा ही, बाकी सब की बातें कर लें। देखिए, और जैसे रागी जी कह रहे थे, मैं उससे बहुत सहमत हूँ। ये हम शुरू से बात करते हैं कि आप सर्विस इंडस्ट्री आपको एक स्तर तक ले जा सकती है, उसके बाद आपको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बढ़ाना होता है। और आप सारा देखिए, उसका कोई रोड मैप है इसमें? बिल्कुल है। देखिए, उसमें किस तरह से दिखाया गया है, हम क्या क्या अपने आप को हब बनाना चाहते हैं। हम सेमीकंडक्टर हब बनाना चाहते हैं, हम ईवी हब बनाना चाहते हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग के। सर, आप बता रहे हैं, मुझे लग रहा है हम सब लोग जब बात करना चाहते हैं इस मैनिफेस्टो के बारे में। इस वक्त हमारे साथ वो व्यक्ति जुड़ गए हैं जो बहुत बेहतर, आपको शायद सबसे बेहतर समझा सकते हैं ये मैनिफेस्टो क्यों खास है। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी जुड़ रहे हैं। अनुराग जी, बहुत स्वागत आपका इंडिया टीवी पर, हमारे प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। हम लोग यही चर्चा कर रहे थे कि इस मैनिफेस्टो की सबसे बड़ी हेडलाइन क्या होगी। आपसे पूछना चाहता हूं मैं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अच्छा, मोदी सरकार ने जो गारंटी दी वो सदा पूरी की, हमने जो कहा वो किया।
पिछले 10 वर्षों में देश की अर्थव्यवस्था को लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था से निकालकर दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया। अब संकल्प लिया है विकसित भारत बनाने का, और उसके लिए देश में हर वर्ग के कल्याण के लिए, अगर मैं कहूं कि 10 सोशल ग्रुप्स के बारे में और 14 सेक्टर्स के बारे में, कुल 24 वर्टिकल्स पर यह विस्तार में संकल्प पत्र लाया गया है। और इसको बड़ी गंभीरता के साथ 15 लाख ऐसे सुझावों को बारीकी में देखकर, जो जनता से आए, ऑनलाइन भी आए, फिजिकली भी आए, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी ने अपना बहुत कीमती समय दिया, उसके बाद हम जनता के सामने लाए हैं। जहाँ यहाँ पर गरीब के लिए, युवा के लिए, किसान के लिए, महिला के लिए, हर वर्ग के लिए, वहीं पर हमारे बुजुर्गों के लिए भी जो 70 साल से ज़्यादा हैं, अब उनको भी 5 लाख रुपए का इलाज बिल्कुल मुफ्त मिलेगा। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मोदी जी ने अपने सिर पे ली है, जहां पर 70 वर्ष से ज़्यादा वालों को 5 लाख का इलाज मुफ्त में मिलेगा। तो वहीं पर भारत में लोगों की थाली में अनाज की कोई कमी ना रहे, पौष्टिक आहार रहे, यह हमने सुनिश्चित पिछले कुछ वर्षों में भी किया। अगले 5 साल की गारंटी भी मोदी जी ने दी है। महंगाई पर अंकुश हमने कोविड के बाद लगातार, उसके बाद भी लगाया, पहले भी और आगे भी दाम ना बढ़े उसके लिए लगातार प्रयास जारी रहेंगे। स्टेबलाइजेशन फंड, उसका भी इसमें प्रावधान किया गया है। किसानों की आय बढ़े, हमने, अगर आप तुलना करके देखेंगे, कांग्रेस ने 10 साल में 5.5 लाख करोड़ रुपया खर्च किया था एमएसपी की खरीद के लिए। मोदी सरकार ने पिछले 10 साल में 18,40,000 करोड़ रुपया खर्च किया है। दूसरी ओर 7 एम्स थे तो आज 22 एम्स बनकर तैयार हो गए। 384 मेडिकल कॉलेज थे, आज 706 मेडिकल कॉलेज हैं। 31,000 अगर पोस्ट ग्रेजुएशन की सीटें थी डॉक्टर की बनने की, आज 65,000 हैं। 51,000 एमबीबीएस की सीटें थी, आज 1,01,000 हैं। तो अब कुल मिला के तुलना कीजिए कि 16 आईएम से 23 आईएम हो गए, 12 आईआईटी से 19 आईआईटी हो गए, और 480 यूनिवर्सिटी से बढ़ के 1100 यूनिवर्सिटीज हो गई। अगर 10 साल में मोदी सरकार युवाओं की शिक्षा के लिए कर सकती है, लोगों के स्वास्थ्य के लिए कर सकती है, तो अगले 5 वर्षों में तो कितनी और तेजी के साथ बढ़ेंगे। अनुराग जी, इस मैनिफेस्टो को पढ़ने के बाद हमारे मेहमानों के साथ हैं, सबकी एक राय थी कि इसमें कोई लोक लुभावन वादे नहीं किए गए। ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग कॉन्फिडेंट हैं, हम सत्ता में लौट रहे हैं, और ये एक कंटिन्यूटी वाला घोषणा पत्र लगता है कि हम हम ये काम करते आ रहे थे, हम इस काम को यूं आगे ले जाएंगे, इस स्तर पर ले जाएंगे। कांग्रेस पार्टी ने ऐसा लगता है कि अपने मैनिफेस्टो में सब कुछ झोंक दिया। मैं तुलना कर रहा हूं, उन्होंने जैसे 1 लाख रुपया हर गरीब महिला को, 30 लाख नौकरी दे देंगे, एमएसपी की गारंटी किसानों को दे देंगे, मतलब एक झटके में वो सब कुछ देने की बात कर रहे हैं। जैसे राहुल गांधी ने कहा ना, खटाखट खटाखट खटाखट, गरीबी दूर एक झटके में। आपके मैनिफेस्टो में वो नहीं है। देखिए, पहली बात तो है कि ये वही कांग्रेस पार्टी है जो पंडित नेहरू जी के समय से लेकर राहुल गांधी जी के समय तक गरीबी हटाओ का नारा देती रही, लेकिन गरीबी हटी नहीं, गरीब और गरीब होता चला गया। लेकिन मोदी जी ने पिछले 10 सालों में 25 करोड़ गरीबों को अति गरीबी रेखा से बाहर निकाला। आज मात्र 1% से कम लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, अति गरीबी रेखा के नीचे हैं। और हमने पिछले 10 सालों में 4 करोड़ के लगभग पक्के मकान बनाए। अगले 5 सालों में 3 करोड़ पक्के मकान और बनाएंगे। हमने 60 करोड़ लोगों को मुफ्त में इलाज दिया आयुष्मान भारत का। अब 70 साल से ज़्यादा वालों को भी, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, ज़रूरतमंद हो, सबको 5 लाख रुपए का इलाज मुफ्त में मिलेगा। कांग्रेस के समय तो लोगों के पास बैंक खाता भी नहीं था, हमने खाते भी खुलवाए। और अब मुद्रा योजना से 20 लाख रुपए तक का लोन बगैर किसी गारंटी और बगैर किसी कोलेट्रल के मिलेगा। इससे रोजगार स्वरोजगार के अवसर और बढ़ेंगे। इसी तरह से ही जो हमने पानी की सुविधा है, लोगों का अधिकतर समय गैस ना होने के कारण जो लकड़ी लेने जाना पड़ता था और पानी लेने के लिए कुएं तक जाना पड़ता था, आज उसमें भी सुधार हुआ। 13 करोड़ नल से जल के कनेक्शन लगे हैं पानी, और 10 करोड़ उज्ज्वला के लाभार्थी में। इससे पता चलता है कि लोगों के जीवन में कितना सुधार आया है। और अब तो पाइप्ड गैस से आपके घर में जब गैस आएगी तो गैस और सस्ती होती चली जाएगी।
ये जीवन में सुधार लाने का, सुविधाएं देने का एक जो प्रयास मोदी सरकार ने पिछले 10 सालों में किया जी। आज वो देश के सामने एक रोल मॉडल के रूप में है। देखिए, इन्हीं के कांग्रेस के नेता कहते थे कि कोई आलू खरीदना होगा या टमाटर खरीदना होगा 7.5 रुपए की पेमेंट कैसे करेगा। आज फ्रांस के राष्ट्रपति भी कुल्हड़ में चाय पीते हैं जयपुर में आके, तो डिजिटल पेमेंट यूपीआई भीम से की जाती है। ये भारत दुनिया में 46% डिजिटल पेमेंट करने वाला बन गया है। इसलिए जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कही, वो डिजिटल हो, फिजिकल हो, ये सारा भारत में अब हम लोग करने जा रहे हैं। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म ये भी भारत सरकार ने ही किया है जी। ये मोदी सरकार ने 10 साल में किया। और ये जो मैं कह रहा हूँ आपको, सोशल, डिजिटल और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ये लगातार हमने बनाया भी और आगे भी बनाएंगे। आप पूरी तरह कॉन्फिडेंट नहीं कि राहुल गांधी जी चाहे देश का खजाना खोल देने की बात क्यों ना कर दी, उस पर वोटर नहीं जाने वाला? गौरव जी, इन्होंने अगर आप देखेंगे तो पिछली बार भी 72,000 रुपया देने की बात कही थी, लोग नहीं गए क्योंकि वायदे करके भूल जाते हैं, वायदा खिलाफी करते हैं, कांग्रेस की गारंटियां फेल हो जाती, इसलिए इनकी सरकारें भी हिल जाती हैं। चाहे वो राजस्थान की बात है, छत्तीसगढ़ की बात है, वायदे किए पूरे नहीं किए। हिमाचल, कर्नाटक में भी इन्होंने वायदे किए, वो भी पूरे नहीं किए। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, लोग इनके ऊपर अब विश्वास नहीं करते। इन्होंने लोगों को छला है 60 सालों तक। देश में एक ही गारंटी चलती है, मोदी की गारंटी, और उस गारंटी की भी पूरे होने की गारंटी है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि लोग इनके झूठे वायदों में नहीं आएंगे, बीजेपी के संकल्प पत्र पर जाएंगे, क्योंकि संकल्प से सिद्धि तक ले जाने का काम मोदी जी करते हैं। हर भारतीय की एम्बिशन आज मोदी का मिशन है। ये फर्क पड़ता है जब आपके देश का प्रधानमंत्री पल पल, क्षण क्षण अपना देश के लिए समर्पित करता है, पाई पाई देश की बचाता है, गरीब की भलाई के लिए लगाता है। ये फर्क है। आज 1 करोड़ बहनों को हमने लखपति दीदी बना दिया, अब 2 करोड़ बहनों को और लखपति दीदी बनाने वाले हैं, 3 करोड़ और पक्के मकान बनाने वाले हैं। आप कल्पना कीजिए, कभी आज से पहले हुआ था ऐसा? नहीं हुआ। ये मोदी सरकार में ही संभव हो पाया है। अनुराग जी, 370 देश से हट गया, राम भव्य राम मंदिर भी बन गया। तो मैं आपको 1-2 उदाहरण देना चाहता हूं। हाँ जी आप बोलिए, फिर मैं अगला प्रश्न करूंगा। आप बोलिए। क्योंकि देखिए, हमारे देश, किसी भी देश के लिए सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण होती है। कांग्रेस के समय हमारी सीमाएं असुरक्षित थी, सेनाओं को जो सामान चाहिए था वो भी नहीं मिलता था, चाहे गोली बारूद था, स्नो बूट सूट था, शूज थे, या फिर बुलेट प्रूफ जैकेट थी। मोदी सरकार आने के बाद हमारा डिफेंस का बजट भी 3,70,000 करोड़ से बढ़कर 6,87,000 करोड़ रुपया हो गया, लगभग दुगने से ज्यादा हो गया। हमारी सीमाओं पर 6,800 किलोमीटर की सड़कें बना दी गई, नई रेलवे लाइन और हवाई पट्टियां बनाई जा रही हैं। सेना को बुलेट प्रूफ जैकेट से लेकर रफेल जेट और तेजस जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट दिए जा रहे हैं, ब्रह्मोस जैसी मिसाइल से लेकर अन्य मिसाइल्स देकर आज भारत की सेना मजबूत सेनाओं में से एक है। आज हम आतंकवाद के खिलाफ कड़ी आवाज भी उठा रहे हैं और कड़ा जवाब भी दे रहे हैं। इसलिए मजबूत सरकार है जो देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत करती, तो सीमा को भी मजबूत करती है, बहनों को करोड़पति और लखपति दीदी भी बनाती है। तो स्टार्टअप्स के माध्यम से दुनिया का सबसे बड़ा तीसरा स्टार्टअप, 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत को बनाया। ये हमारे युवाओं की ताकत है। आज हम युवाओं को स्पोर्ट्स से लेके साइंस और स्पेस सेक्टर तक सारे खोल कर दे रहे हैं, ताकि वो नई ऊंचाइयों को छुएं और विकसित भारत बनाने का संकल्प पूरा करें। जी, आपने चूंकि डिफेंस सेक्टर की बात की, तो एक सवाल इसी पर, इंडिया अलायंस के जो पार्टनर्स हैं लेफ्ट, उन्होंने तो कहा है कि हम आएंगे तो देश से जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स को एलिमिनेट कर देंगे। उन्होंने कहा 370 हटा देंगे, ये वो वादा कर रहे हैं। 370 रिस्टोर कर देंगे, माफ कीजिएगा। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि देश को कमजोर करने का काम इन्होंने पहले भी किया और अब इनके संकल्प, इनके घोषणा पत्र में भी वो आता है। ये कैसी सोच है? आप याद करिए, देखिए, भारत को सपेरों भिखारियों का देश, बेगर्स एंड स्नेक चार्मर्स का देश कहते थे, दुनिया की अखबारें छापती थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पोखरण विस्फोट किया तो दुनिया का नजरिया बदल गया। थोड़ी देर के लिए इकोनॉमिक सैंक्शन जरूर लगी, लेकिन भारत एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरा। अब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
लगातार हर मंच पर, चाहे वो काले धन के खिलाफ हो, आतंकवाद के खिलाफ हो, कड़ाई के साथ इन विषयों को हम उठाते हैं। तो दूसरी ओर योग और आयुर्वेद को हम दुनिया भर में और बढ़ाने का काम करते हैं। एक और हम अपने यहाँ पर डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़ाते हैं, तो दूसरी ओर हम न्यू इंडस्ट्री 4.0, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इन सब के ऊपर काम करते हैं और उसके लिए भारत नेट जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं जो 2 लाख पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क डालना हो, या दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G नेटवर्क हमने सबसे कम समय में बिछा दिया। आज बुलेट ट्रेन चाहे हम गुजरात से लेके मुंबई तक लाने की बात करते हो, अब तो नया सपना हमारा है कि नॉर्थ ईस्ट तक भी जाएंगे, साउथ में भी जाएंगे, उत्तर भी जाएंगे, तो हर दिशा में बुलेट ट्रेनें भागेंगी भविष्य में। ये आज नए भारत की सोच है। भारत आगे बढ़ रहा है, लेकिन कांग्रेस की सोच क्या है? देश को कमजोर कैसे करना है, देश के खजाने कैसे खाली करने हैं। मोदी जी ने गरीब कल्याण भी किया, पारदर्शिता भी लाए, लेकिन साथ ही साथ अपना विदेशी मुद्रा भंडार $287 बिलियन से बढ़ाकर $620 बिलियन कर दिया, और हमारा जो एक्सपोर्ट है वो $380 बिलियन से बढ़ाकर $766 बिलियन कर दिया। हमारे बैंक 12 में से 11 घाटे में थे जब कांग्रेस सत्ता में थी, आज 12 के 12 मुनाफे में 1 लाख करोड़ से ज्यादा मुनाफा कमाया है। बैंकों का जो पैसा खा लिया था, लोग लेके भाग गए थे, उनमें से 15,511 करोड़ रुपए वापस दिलाया है। बैंकों की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 4 लाख करोड़ से बढ़ के आज 17 लाख करोड़ हो गई। ये बदलाव हुआ है, ये रिफॉर्म हुई है और ये ट्रांसफॉर्मेशन हम देख रहे हैं। जी, अब आखिरी प्रश्न मेरा, अनुराग जी, आपने काफी विस्तार से बताया क्या हुआ है देश में, आगे आप क्या करेंगे, लेकिन जो बहुत बड़े वादे जो आपने किए हैं, जो सामाजिक स्तर पर देश के हर व्यक्ति पर जिसका प्रभाव पड़ेगा, पूरे देश के सोचने का नजरिया बदल सकता है। आपने कहा हम यूसीसी लेकर के आएंगे और 1 नेशन 1 इलेक्शन इंप्लीमेंट होगा। तो पहले ये तो हम ये तय माने, अगर आप सत्ता में आते हैं तो 2029 में सारे देश के इलेक्शन एक साथ होंगे, सारी विधानसभाओं के, लोकसभा के साथ? आवाज नहीं आ रही। अनुराग जी, शायद फोन डिस्कनेक्ट हो गया है, दोबारा कनेक्ट होते हैं तो हम ये सवाल करेंगे, क्योंकि ये दोनों बहुत बड़े वादे किए गए हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड, प्रधानमंत्री ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बीजेपी का वादा है ये देश में लागू होगा। एक स्टेट में लागू हो चुका है, कुछ और राज्य भी इसको करने जा रहे हैं। 1 नेशन 1 इलेक्शन पर कमेटी बन चुकी है, वो अपनी रिपोर्ट भी दे चुकी है, जहां तक मुझे याद है, उन्होंने राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट भी दे दी थी, उसको भी इंप्लीमेंट करने की बात है। आपने सुना केंद्रीय मंत्री बड़े विस्तार से बता रहे थे, आपने कहा था कि अच्छा, जुड़ गए शायद दोबारा हमारे साथ। अनुराग जी, मैं आखिरी प्रश्न आपसे ले रहा था, प्रधानमंत्री ने यूसीसी का वादा भी किया, 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात भी कही, मतलब आगे 2029 में अगर आप जीत जाते हैं चुनाव तो सारे देश के इलेक्शन, लोकसभा, विधानसभा सब एक साथ होंगे? अनुराग जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? नहीं, उन तक आप आवाज पहुंच नहीं। राव जी, आप बोलिए। देखिए, अनुराग जी जो बोल रहे थे, अगर मैं डेटा भी देखूं तो मैं एक डेटा वैसे ही देख रहा था कि आखिर गरीबी किस तरह से कम हुई है। 2015 में अगर हम देखें तो 18.7% वो गरीब थे, मतलब जो एक्सट्रीम पॉवर्टी में थे। अगर हम 2021 का डेटा देखें 12% रह गए थे। तो बड़ी तेज़ी से जो काम हुआ है, और ये सारे लोग मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो स्कीम्स हैं लोगों के भलाई के लिए, वो स्कीम्स काम कर रही हैं धरातल। और यही एक कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी को खुद पसंद किया जाता है और बीजेपी के लिए लोग वोट करते हैं। बहुत चेंज आया है लोगों के एटीट्यूड में। सबसे बड़ी तेज़ी से जो प्रोग्रेस कर रहा है जो एक ग्रुप, वो है जो मिडिल क्लास है। इस देश में मिडिल क्लास बड़ी तेज़ी से प्रोग्रेस कर रहा है। उनकी अगर आप पर कैपिटा इनकम निकालेंगे, सब कुछ निकालेंगे, तो ये कारण है कि जो चीजें प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर प्रयास हुआ अनुराग जी से बात करने का। अनुराग जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? धन्यवाद सौरभ जी, अब आ रही है। जी शुक्रिया, वो फोन डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में। मैं आपसे कह रहा था, देश में 370 हट गया, राम मंदिर बन गया, ये आपके कोर इश्यूज थे भारतीय जनता पार्टी के। अब उसमें से एक रह गया यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसका प्रधानमंत्री ने वादा कर दिया है। साथ में आपने 1 नेशन 1 इलेक्शन की भी बात कर दी है। बहुत सारे विशेषज्ञों का यह कहना है कि ये दोनों चीजें जो है बड़ी डिसरप्टिव होंगी, देश को शायद इनकी आवश्यकता नहीं है और शायद ये इंप्लीमेंटेबल भी नहीं है। मुझे लगता है ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए।
क्योंकि जब हमने 1950 से इस बात को कहा कि एक देश में 2 संविधान, 2 निशान, 2 प्रधान नहीं चल सकते, तब भी लोग कहते थे आर्टिकल 370-35A हटने से कश्मीर में खून की नदियां बह जाएंगी। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, कश्मीर में पथराव बंद हो गया। जो सिविलियन डेथ्स हैं, नागरिकों की हत्या है, उसमें 81% की गिरावट आ गई। सेना की हत्या में 50% की गिरावट आ गई। देश में पिछले 10 सालों में 76% गिरावट नक्सलवादी हमलों में, हिंसा में आई है और 11 पीस एकॉर्ड नॉर्थ ईस्ट में हुए हैं। हम शांति चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ देश को मजबूत करना चाहते हैं। ये जो आपने दोनों बातें कही यूसीसी की भी, इससे कुछ नहीं, ये तो एक समान नागरिकता की हम बात करते हैं। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, ये भय और भ्रम लोगों ने CAA पे भी फैलाने का प्रयास किया, जब उन्होंने साफ तौर पे कहा कि नागरिकता देने का कानून है जो 2014 से पहले आए हैं, तब भी लोगों ने भ्रम फैलाने का प्रयास किया। लेकिन हम, सौरभ जी, प्रयास करेंगे लोगों में और जागरूकता हो। अभी एक राज्य उत्तराखंड में UCC आया है, आने वाले समय में आप देखेंगे कई और राज्यों में हो सकता है UCC आए। भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वो आज तक करके दिखाया है जी। वन नेशन वन और इलेक्शन, वन नेशन वन टैक्स, ये GST से पहले भी कई प्रश्न चिन्ह खड़े करते थे कि वन नेशन वन टैक्स से क्या होगा। मैं आपको इतना ही कहूंगा, आज लोग ईमानदारी से टैक्स देते हैं, आपका टैक्स कलेक्शन दुगना हो गया। 95,000 करोड़ रुपया था GST कलेक्शन कोविड से पहले, आज 1,66,000 करोड़ रुपया हर महीने होता है। आप कल्पना कीजिए, देश में ज्यादा टैक्स आता है तो ज्यादा विकास भी हो रहा है जी। इसीलिए वन नेशन वन इलेक्शन पैसे ही बचाएगा और समय भी बचाएगा, विकास भी करवाएगा जी। बहुत शुक्रिया अनुराग ठाकुर जी, आपने हमारे लिए समय निकाला। आज व्यस्त दिन है आप लोगों के लिए, बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आपको बता रहे थे, बीजेपी जो वादे कर रही है वो देश को एक विकसित भारत बनाने की दिशा में ले जाने वाले प्रयास हैं और प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी है, गारंटी पूरा होने की गारंटी है, तो जो कहा है वो पूरा भी होगा। समीर जी, देखिए, मैं प्रधानमंत्री मोदी का एक किस्सा सुनाता हूँ 2014 का। 2014 में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। प्रधानमंत्री मोदी चुनाव प्रचार अभियान समिति के प्रमुख थे और जब चुनाव आए तो घोषणा पत्र समिति मुरली मनोहर जोशी उसके प्रमुख बनाए गए। जब मुरली मनोहर जोशी और सुषमा स्वराज घोषणा पत्र लेकर प्रधानमंत्री मोदी के पास गए तो प्रधानमंत्री मोदी ने उसके अंदर से 3 योजनाओं को हटवा दिया था। उसमें 3 योजनाएं शामिल की थी मुरली मनोहर जोशी ने, मतलब भारतीय जनता पार्टी ने। उसमें दिया था कि युवाओं को हम सत्ता में आएंगे तो मोबाइल का जो डाटा होता है वो फ्री में उपलब्ध कराएंगे, अच्छा, लैपटॉप देंगे और बिजली का बिल हम आधा करेंगे। उस समय अरविंद केजरीवाल की बहुत फ्री चल रहा था, हाँ। तो उसमें मनोहर जोशी ने चीजें जोड़ दी थी कि युवाओं को, पूरे देश के युवाओं को हम डाटा देंगे, देश के गरीबों के लिए बिजली का बिल माफ कर देंगे और युवाओं को जो पास आउट होंगे उनको हम लैपटॉप देंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 3 हटा दीजिए, तो उन्होंने कहा कि सर ये तो आकर्षित करने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा हम किसी को आकर्षित नहीं करेंगे, हम कोई भी ऐसी रेवड़ी बांटने वाली योजना नहीं देंगे। अभी हम सत्ता में नहीं है, सरकार में आएंगे, 5 साल काम करेंगे और युवाओं के लिए हम कोई ऐसी योजना लेके आएंगे जो फ्री का ना हो। जब सत्ता में नहीं थे तब भी उन्होंने फ्री की योजना लागू करने से पार्टी को मना किया था और 10 साल बाद आप देखिए, जब यह इस बैठक के लिए जब राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री मोदी के पास गए तो प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे, राजनाथ सिंह से कहा कि आप जो डॉक्यूमेंट्स बना रहे हो, जो विजन बना रहे हो, ये 140 करोड़ लोगों का जो एम्बिशन है उसमें मोदी का विजन दिखना चाहिए। आप ऐसा डॉक्यूमेंट बनाइए और ये पूरा विजन बताता है कि इस पूरे डॉक्यूमेंट में प्रधानमंत्री मोदी का विजन है। 140 करोड़ लोगों की जो एम्बिशन है उसको प्रधानमंत्री मोदी ने, आप इसको एक मॉडर्निस्ट फ्यूचरिस्टिक विजन कहेंगे क्या इस घोषणा पत्र को? बिल्कुल, 2047 के हिसाब से आप देखिए, 2014 का देखिए, 2019 का देखिए और 2024 का आप जो भी आया इनका संकल्प पत्र आया जिसमें मोदी की गारंटी कहा गया है, पूरा 2047 के लिए प्रधानमंत्री मोदी का जो विकसित भारत का लक्ष्य है उसको देख के तैयार किया गया। और आप देखिए मैक्सिमम जो योजना है वो 2014 के बाद जो प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू की थी उसको एक्सटेंशन दिया गया है। कुछ योजनाएं बढ़ाई गई आगे, इसका दायरा बढ़ा गया है। मुद्रा लोन को 10 लाख से बढ़ा के 20 लाख का कर दिया गया है। हेल्थ आयुष्मान को बढ़ा दिया गया है। आप देखिए 80 जो काम हुआ है उसका एक्सटेंशन करने का, एक्सटेंशन भी कई योजना पर किया गया है, कई नई योजनाएं लेकर भी आए। जैसे बिजली का बिल था तो वो सोलर का, जो घर के ऊपर सोलर लगाने का अरेंजमेंट है, क्या सोलर लगाइए आप बिजली, वो काम शुरू हो गया है क्या? वैसे काम शुरू हो गया, रजिस्ट्रेशन 1 करोड़ लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, दे दिया, आवेदन दे दिया, रजिस्ट्रेशन आवेदन हो गया कि हमारे घर पर हर घर से नल देने के लिए। देखो 11 करोड़ परिवारों को हर नल से जल की व्यवस्था प्रधानमंत्री मोदी ने कर दी है। मछुआरों के लिए भी देखिए उसके अंदर योजनाएं शामिल की गई है। तो ऐसा कोई वर्ग नहीं है देश
देश के अंदर जो प्रधानमंत्री मोदी की योजना में शामिल नहीं हो। मुझे लग रहा है ये जो पूरा बजट है ये 140 करोड़ लोगों की उम्मीदों और आकांक्षाओं का बजट है जो प्रधानमंत्री मोदी अपने घोषणा पत्र में दो ही लेकर आए। चीजें जोड़ना चाहूंगा। देखिए, कल हम लोग CSDS के डेटा पर बात कर रहे थे और अक्रॉस द कम्युनिटी, जो आपको पसंद नहीं आ रहा था। हाँ, नहीं, उस पर हमने आज चर्चा भी की। उनके जो अक्रॉस द कम्युनिटी जो आप देख रहे थे कल कि 55% से 65% और 66% तक का जो सपोर्ट है, सपोर्ट बेस भारतीय जनता पार्टी के लिए बन रहा है, ये बात पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ कभी नहीं हुआ था। दूसरी बात, अभी जो इन्होंने कहा उस घोषणा पत्र में लिखा हुआ है कि हम एक आधुनिक भारत बनाने की बात उसमें जिक्र किया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है। और आधुनिक भारत में एक चीज, एक बड़ा सा, और इसमें एक चीज देखेंगे कि लीक से हटकर थोड़ी बात की गई है। लीक से हटकर के भारत के बारे में कहा जाता था, भारतीय जनसंघ की यदि आप घोषणा पत्र को आप पढ़ेंगे तो गांव को गांव की तरह ही रहने दीजिए। इसमें है हम गांव का शहरीकरण करेंगे, यानी आप देखेंगे, हाँ, उसके साथ शहरों में कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 ऐसे जो शहर है उसको मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर डेवलप करने की बात की गई। एक और सर, अगर राहुल गांधी का रिएक्शन है जरा, वाइब्रेंट विलेज योजना, इसके बारे में कम बात की। मैं अभी करते हैं इस पर बात। देखिए, राहुल गांधी ने रिएक्ट किया है भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो पर और प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी पर। उन्होंने कहा भारत के मैनिफेस्टो नरेंद्र मोदी के भाषण से 2 शब्द गायब हैं, महंगाई और बेरोजगारी। लोगों के जीवन से जुड़े सबसे अहम मुद्दों पर भाजपा चर्चा तक नहीं करना चाहती। राहुल गांधी कह रहे हैं इंडिया का प्लान, मतलब इंडिया गठबंधन का प्लान बिल्कुल स्पष्ट है। 30 लाख पदों पर भर्ती, हर शिक्षित युवा को 1 लाख की पक्की नौकरी, मतलब अच्छा तनख्वाह भी फिक्स कर दी उन्होंने, 1 लाख की पक्की नौकरी। युवा इस बार मोदी के झांसे में नहीं आने वाला। अप्रेंटिस वाला मामला, अब वो कांग्रेस का हाथ मजबूत करके देश में रोजगार गारंटी देगा, रोजगार गारंटी लाएगा। बताइए, 2 शब्द गायब है, महंगाई और बेरोजगारी। राहुल गांधी कह रहे हैं, मुझे कहीं सुनने में नहीं आया एक शब्द बोला प्रधानमंत्री ने। देखिए, कई बार होता है ना कि आप अच्छा हो कि चुप रहकर अपनी जो नासमझी है वो न दिखाएं। राहुल गांधी रोज बताता हूं आपके पीछे खड़े नहीं, आज तो मुझे थोड़ा भावुक भी दिख रहा है। मैं देख रहा हूँ ना संकल्प पत्र के बाद, थोड़ा मैंने ध्यान से देखा, थोड़ा भावुक दिख रहा है। मतलब थोड़ा सा वो लग रहा है कि एक गजब बात है भाई, बेरोजगारी और महंगाई। तस्वीर में, एक स्टैटिक तस्वीर में नहीं, अच्छा, आप मैं कह रहा हूँ आप ध्यान वो महसूस कर पा रहे हैं। राहुल आंख देखिए, महसूस कर पा रहे हो। राहुल जी की आंखें देखिए, वो भरी हुई कि नहीं भरी हुई? वो ये राहुल जी की वो राहुल जी अरे आप बोलिए। मेरी आंखें खुशी से भरी हुई के बाद राहुल जी भी प्रसन्न दिख रहे हैं। मैंने कहा मेरी आंखें खुशी से भरी हुई। हाँ, ठीक है, लेकिन जो दोनों शब्द की वो बात कर रहे हैं बाकायदा इसमें, और मैं इसीलिए कह रहा हूं, मैं इस संकल्प पत्र को इसलिए बहुत अच्छा मान रहा हूं, इसमें किसी चीज से भागा नहीं गया है, किसी चीज से बचा नहीं गया है। बाकायदा सरकार बता रही है कि कितने करोड़ लोगों को हमने रोजगार के अवसर देने के लिए उनके हाथ में रकम दे दी। वो सरकार बता रही कि हम स्टार्टअप इकोसिस्टम बना रहे हैं तो उससे किसको किसको कहां कहां लाभ हो रहा है। वो सरकार बता रही कि जब मैन्युफैक्चरिंग हब बनाते हैं और PLI और मेक इन इंडिया स्कीम आती है तो कैसे वो काम कर रही। वो सरकार बता रही कि जब हम IIT, IIM, IIIT, मेडिकल कॉलेज ये सब खोल रहे हैं तो कैसे देश के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हो, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, मैनेजमेंट की बात करें, उसमें कैसे हम स्किल सेट बढ़ा रहे हैं। और वो सरकार बता रही है कि 1 करोड़ लोगों को हमने लखपति दीदी बना दिया, हम 3 करोड़ को बनाएंगे। वो सरकार बता रही है कि हमने जो ये राशन की स्कीम शुरू की है इसको हम लागू रखेंगे। और मैं बार बार कहता हूं कि इससे सुंदर क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में बदलने की स्कीम तो कोई लाया ही नहीं। वो राशन तो वैसे भी FCI गोदाम में पड़ा रहा है, वो राशन तो सरकार को MSP पे खरीदना ही खरीदना था। नरेंद्र मोदी की योजनाएं देश के उपलब्ध संसाधनों का, जिसको नहीं, ये लेकिन राशन 5 साल एक्सटेंड करने का मुझे लॉजिक समझा दीजिए। नहीं, लॉजिक है ना क्या? अगर आपके पास, प्रधानमंत्री ने ये कहा था, एक सेकंड, प्रधानमंत्री से ये सवाल पूछा गया, लोग ये कहते हैं, उन्होंने कहा कि आप क्यों राशन बांट रहे हैं, तो उन्होंने कहा था कि गरीब आदमी जब थोड़ा संभल जाता है तो उस गरीबी से बाहर आता है तो उसकी हैंड होल्डिंग करनी पड़ती है, थोड़ी देर तक उसको और समर्थन देना पड़ता है। अब आप इसको ऐसे समझिए, लेकिन 5 साल और आप राशन देंगे, ऐसे समझिए ये अच्छा, ये लोक लुभावन नहीं है। नहीं, कतई लोक लुभावन नहीं है। सरकार को बहुत अच्छे से पता है कि फिलहाल अभी ये पूरा देश, किसान उस मानसिकता से बाहर नहीं आने वाले हैं कि गेहूं धान बो दो, सरकार के भरोसे छोड़ दो, उससे उनको बहुत लाभ नहीं होने वाला। कोई भी गाड़ी यू टर्न लेकर पलटने का खतरा नहीं ले सकती है, नरेंद्र मोदी भी नहीं ले सकते हैं। लेकिन इसके जिक्र कीजिए, आप जब कह रहे थे फरमाइशी प्रोग्राम नहीं होगा ना,
नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद कहा 2017 के पहले 2015-16 में जबरदस्त मांग उठी कृषि कर्ज माफी। अरुण जेटली जी बाकायदा सदन में उनका बयान है, बजट के वक्त उन्होंने कहा कि हम देश के किसी सरकार को यह इजाजत नहीं देते हैं, अगर आप कृषि कर्ज माफी करते हैं तो अपने यहां बजट में प्रोविजन कीजिए। उत्तर प्रदेश में कृषि कर्ज माफी की बात आई तो उन्होंने अपने से प्रोविजनिंग की, उसके लिए अलग से नहीं देना पड़ा। और शायद यही वजह है कि जो 2013-14 तक बैंकों की हालत खराब हो गई थी, उनको सबको आप एनपीए से आप लाभांश की तरफ ब्रेक लेना पड़ेगा सर। आपने बैंकों की बात की, इसमें मुद्रा योजना को भी शायद उसका दायरा बढ़ा दिया, 20 लाख रुपए, 10 लाख रुपए कर दिया, 20 लाख तक का कर्ज मिलेगा। जब ये मुद्रा योजना शुरू हुई थी और रेहड़ी पटरी वालों के लिए शायद योजना होती है, उसका नाम बोल रहा हूं उसका सौभाग्य, नहीं सौभाग्य नहीं है, मुद्रा योजना ही हम उसको बोलते हैं। हाँ, और नहीं, उस वक्त ये कहा गया था, ये डर दिखाया गया था सर कि ये भारत के बैंकों को डुबाने वाली योजना है। सारा कर्ज जो है जो लोग लोन ले रहे हैं कोई नहीं लौटाएगा, सारा कर्ज जो है बैड लोन हो जाएगा। तो देखिए आज करोड़ों लोगों ने लोन लिया, लेकिन नहीं हुआ ना बैड लोन, लेकिन नहीं हुआ एक गरीब आदमी ने जो कर्जा उठाया वो चुकाया। एक और रोजगार कितना निर्माण किया आपने, ऐसे ही भ्रम, अफवाह, संशय, संदेह पैदा किया था जनधन खाते के बारे में। आज 2 लाख करोड़ रुपए उस जनधन खाते में पड़ा हुआ है। चलिए ठीक है, आगे भी बात करेंगे राहुल जी। अब मैं आता हूं, एक छोटा सा ब्रेक हम ले लें। कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप, लगातार हम बीजेपी के वादों की बात कर रहे हैं। अब जो 2 बड़े उसमें बातें कही गई हैं, यूसीसी की और वन नेशन वन इलेक्शन की, इसकी बहुत विस्तार में हम लोग आगे बात करेंगे। आप देखते रहिए कहानी कुर्सी की, जल्द लौटते हैं।